हिस्टोटिपिक कल्चर पे। एक हिस्टोटिपिक कल्चर क्या होता है? दिस इज अगेन अ कल्चर इन विच द होमोजेनस cell populations, they are grown in such a manner that they assume the three-dimensional tissue architecture as it is found in vivo। यानी कि हम कुछ ऐसी कंडीशंस देते हैं जिससे कि हमारे लेंगे हम डिस्पर्स्ड सेल कल्चर। ऑर्गन कल्चर में कैसे हमने टिश्यू का टुकड़ा ही ले लिया था और टिश्यू के टुकड़े को कभी हम प्लाज्मा क्लॉट पे रखते हैं, फिर हम तरह तरह के मीडिया हमने यूज किए जिसके ऊपर हम वो एक्सप्लांट कल्चर को रखते थे। फिर वो डेवलपमेंट होती है, टिश्यू डेवलपमेंट, हम उसमें मॉर्फोजेनेसिस समझते हैं, डेवलपमेंट समझते हैं, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ये सारे पैरामीटर्स हम स्टडी करते थे। पर हिस्टोटिपिक कल्चर ऑर्गन कल्चर से कैसे डिफरेंट है? मैं आपको कह रही हूँ कि उसमें भी थ्री डायमेंशनल टिश्यू आर्किटेक्चर डेवलप हो जाएगा। मतलब कहने का कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गन कल्चर देन? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक चीज ये है कि हम हिस्टोटिपिक कल्चर स्टार्ट करते हैं डिस्पर्स्ड सेल कल्चर से। यानी कि हमारे पास सेल कल्चर जो कि डिस्पर्स्ड है, वो सारी सेल पॉपुलेशन लेके उससे हम रिक्रिएट करते हैं थ्री डायमेंशनल टिश्यू आर्किटेक्चर। यू अंडरस्टैंड? रिक्रिएट पहले नहीं होता है, ऑर्गन कल्चर में पहले से ही था। यहाँ पे सेल्स बिखरे पड़े हैं, सेल्स सारे अलग अलग पड़े हैं, उन सारे सेल्स को मिक्स कर दो और कुछ ऐसी कंडीशंस दो कि वो सेल्स मल्टी लेयर करें, वो सेल्स री एग्रीगेट करें, और वो सेल्स मल्टी लेयरिंग से, री एग्रीगेशन से एक थ्री डायमेंशनल आर्किटेक्चर जो कि किसी भी टिश्यू का होता है इन वीवो, वो एज्यूम कर लें इन वीवो जैसा थ्री डायमेंशनल आर्किटेक्चर फ्रॉम द डिस्पर्स्ड सेल कल्चर। सो द डिस्पर्स्ड सेल कल्चर इज मेड फर्स्ट बाय, टिश्यू को निकाल लो पहले विद फोर्सेप्स एंड सीजर्स। जो भी आपने एम्ब्रियो लिया है या कोई भी ऑर्गन का हिस्सा लिया है, कुछ भी लिया है आपने, फोर्सेप्स की हेल्प से, सीजर्स की हेल्प से टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े फ्रेगमेंट कर लो, टिश्यू के छोटे छोटे पीसेस कर लो। पहले टिश्यू ले लिया, फ्रेगमेंट कर लिया, सीजर्स के साथ, फोर्सेप्स के साथ छोटे छोटे पीसेस उसके कर लिए, फिर उसके बाद उसको होमोजेनाइज कर लो, फिर उसके बाद उसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सच एज कोलेजनेज, सच एज ट्रिप्सिन, उससे ट्रीट कर दो। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या कर देंगे? डिग्रेडेशन कर देंगे और सारे सेल्स को डिसएग्रीगेट कर देंगे एक दूसरे से, हमारे पास इंडिविजुअल सेल्स आ जाएंगे। उसके बाद सेल्स आर देन आइसोलेटेड फ्रॉम द डेब्री, सेल्स आर आइसोलेटेड बाय लो स्पीड सेंट्रिफिकेशन। इसके बाद पैलेट बन जाएगी। That culture is then used. This is called dispersed cell culture. This is also called primary culture. फिर उसके बाद प्राइमरी कल्चर्स कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं? प्राइमरी कल्चर्स दे आर कैसे सेट किए जाते हैं? बाय यूजिंग सम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू से आप ये सारा काम कर सकते हो। बिकॉज एम्ब्रियोनिक टिश्यू में क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं? एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में सेल्स आर इजीली डिस्पर्स्ड और सेल्स का बहुत ज़्यादा सुपीरियर ग्रोथ पोटेंशियल होता है, इसलिए एम्ब्रियोनिक टिश्यूज को यूज किया जाता है प्राइमरी कल्चर बनाने के लिए। प्राइमरी कल्चर अब कैसा कल्चर है? ये एक हेट्रोजेनस कल्चर है। हेट्रोजेनस कल्चर मीन्स दे विल कंटेन ऑलमोस्ट वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स, और हर सेल टाइप की अपनी डिफरेंट ग्रोथ कैपेसिटीज होंगी, डिफरेंट ग्रोथ कैपेसिटीज भी लेके आते हैं ये सेल्स। अब मैंने आपको हिस्टोटिपिक कल्चर क्या कहा? मैंने कहा हिस्टोटिपिक कल्चर ऐसा होता है जिसमें आप होमोजेनस सेल पॉपुलेशन लेके, होमोजेनस सेल पॉपुलेशन, हेट्रोजेनस नहीं, हेट्रोटिपिक नहीं, आपके पास एक ही तरह की सेल टाइप होती है और उसको आप ऐसे ग्रो कराते हो, ऐसे मल्टी लेयर कराते हो, ऐसे री एग्रीगेट कराते हो कि उसका थ्री डायमेंशनल आर्किटेक्चर में वो डेवलप होता है। यानी यू नीड, आपके पास क्या आ गया है? आपके पास मिक्सचर आया है। इस मिक्सचर में तरह तरह के सेल्स हैं। किस तरह के सेल टाइप्स हैं? उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होगा, ठीक है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, फिर उसमें मसल टिश्यू भी होगा, फिर उसमें नर्वस टिश्यू भी होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगे, ब्लड भी होगा। तो उस सारी सेल टाइप्स में से आप ये चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर
सेल टाइप निकालूं और उस वन पर्टिकुलर सेल टाइप का मैं क्या बनाऊं, हिस्टोटिपिक कल्चर। तो हिस्टोटिपिक कल्चर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइसोलेट अ सिंगल सेल टाइप। ठीक है, आपका प्राइमरी कल्चर क्या है, हेट्रोजिनस है, उसमें जो भी आपने टिश्यू से शुरू किया था उस ऑर्गन या उस टिश्यू में जितने टाइप्स के सेल्स थे वो सारे के सारे आपके प्राइमरी कल्चर में हैं। आप इनको इसमें से एक आइसोलेट करो, एक सेल टाइप। अब what are the methods by which a particular cell type can be isolated? अब उन methods में मेजर 3 methods हैं how to isolate a particular cell type। सबसे पहले है allow the cells to grow। सेल्स को ग्रो होने दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा फास्ट ग्रोइंग सेल टाइप्स, उस आपके प्राइमरी कल्चर में जितने टाइप के सेल्स हैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स ऐसे होंगे विच विल बी ग्रोइंग द फास्टेस्ट। सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स फटाफट अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे। फटाफट अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद क्या हो जाएंगे वो, दे विल डोमिनेट द कल्चर। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, दे हैव वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट डबलिंग टाइम होता है, यानी अपनी पॉपुलेशन को बहुत जल्दी डबल कर लेते हैं। सो दे कैन, इसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, दे माइट आउटग्रो अदर सेल्स आफ्टर अ फ्यू जनरेशंस। यानी कि अगर आपने 40 मिनट का टाइम दिया है और इसका ग्रोइंग टाइम क्या है, लेट्स से 5 मिनट में इसकी पॉपुलेशन डबल होती है, तो 40 मिनट में इसकी जनरेशन हो जाएंगी 8। तो ऑब्वियसली इतने कम टाइम में वो पूरी पॉपुलेशन में से 80% से ज्यादा कौन से सेल्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये सबसे पहला तरीका है, ये थोड़ा सा आप समझ लो प्रिमिटिव तरीका था शुरू में, जब बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी टू आइसोलेट अ पर्टिकुलर सेल टाइप, तब ये अंदाजा लगाया जाता था कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हैं वो थोड़ी जनरेशन्स के बाद, 7, 8, 9 जनरेशन्स के बाद वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में वही होंगे। बाकी सेल्स न्यूट्रिएंट लिमिटेशन हो जाएगी, गैसियस लिमिटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से दूसरे सेल्स प्रोबेबली जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, और जबकि फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, दे मे आउटग्रो अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम। यानी कि क्या करो, एडिशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे डाल दो जो किसी पर्टिकुलर सेल टाइप के हों, और यू कैन यूज नेगेटिव ऑल्सो, यू कैन यूज सम ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑल्सो। दोनों काम क्या करेंगे, दे मे अलाउ द ग्रोथ ऑफ या सिलेक्टिव ग्रोथ ऑफ सर्टन सेल टाइप्स। जिस किसी भी की भी ग्रोथ चाहते हो आप, आपके टिश्यू में जितने तरह के सेल्स हैं उसमें से आप एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ चाहते हो तो एपिथेलियल टिश्यू के ग्रोथ फैक्टर्स डाल दो। कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ चाहते हो, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स की ग्रोथ चाहते हो तो उसके लिए ग्रोथ फैक्टर्स डाल दो। मसल सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना चाहते हो तो ग्रोथ इनहिबिटर्स डाल दो। तो जो कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स डालोगे तो वो किसी पर्टिकुलर सेल टाइप की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तीसरा तरीका क्या है, ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं हम, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। हम एक मटेरियल लेते हैं, वो मटेरियल का सॉल्यूशन बना के हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। वो जो मटेरियल का सॉल्यूशन होता है, जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में उसका ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। ग्रेडियंट मतलब कि लोएस्ट डेंसिटी टू हाईएस्ट डेंसिटी में वो सॉल्ट अपने आप को अरेंज कर लेता है। जैसे आपने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ी होगी, तो हम सीजियम क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में उसका ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। यहाँ पे कम डेंसिटी का सॉल्यूशन, कम डेंसिटी का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, यहाँ ज्यादा डेंसिटी का, ज्यादा डेंसिटी, उससे ज्यादा डेंसिटी, तो डेंसिटी का ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा विद इन द सेम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। व्हेन यू टेक योर sample and you add that to the cesium chloride salt solution and then you centrifuge both of these together, cesium chloride का density gradient बन जाएगा, और हमारा जो भी कंपोनेंट हमें उस सैंपल में से इंटरेस्टेड हैं हम जिस किसी भी कंपोनेंट में, वो उस डेंसिटी ग्रेडियंट में जाके एक पर्टिकुलर जगह पे
जमा हो जाता है, हम वो कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। तो हम सेल्स को सेडिमेंट कर सकते हैं इस तरह की सेंट्रीफिकेशन में। सेल्स कैन बी सेडिमेंटेड टू एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेट्स से मुझे लिम्फोसाइट्स निकालने हैं, मेरे पास ब्लड का सैंपल है, उस ब्लड के सैंपल में से मुझे लिम्फोसाइट्स निकालने हैं, बाकी कोई सेल्स नहीं चाहिए। तो मुझे पता है कि लिम्फोसाइट्स ना यहाँ कहीं जाके, जब मैं उसको सेंट्रीफ्यूज करूंगी, ब्लड इसमें डाल दूंगी और जब सेंट्रीफ्यूज करूंगी तो लिम्फोसाइट्स कहीं यहाँ जाके लेयर बनाएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी उस टाइम सीजियम क्लोराइड के उस सॉल्यूशन की जो लेयर है उसके एग्जैक्टली इक्वल मेरे लिम्फोसाइट्स की जो डेंसिटी है वो उसके बराबर होगी और वो उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जाके वहां पे जाके जमा हो जाएगा। तो सेल्स कैन बी सेडिमेंटेड टू एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विवेलेंट टू देयर ओन डेंसिटी, वहां पे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे। इस तरह की सेंट्रीफिकेशन को हम कहते हैं आइसोपिकनिक सेंट्रीफिकेशन या आइसोपिकनिक सेडिमेंटेशन। ग्रेडियंट जो भी होता है, जो मैंने कहा कि हम ग्रेडियंट बनाते हैं, ग्रेडियंट हम जनरली ऑब्वियसली हमें कैसा मटेरियल चाहिए, एक ऐसा नॉन टॉक्सिक और हाई मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल चाहिए, नॉन टॉक्सिक। एक तो ये, क्योंकि हमें सेल्स के साथ काम करना है। दूसरा हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ही अलग अलग डेंसिटी के एरियाज बनेंगे और तभी हमारे सेल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, तो अगर डेंसिटी ग्रेडियंट में वो डेंसिटी का वैल्यू का लेयर होगा तभी जाके हमारे बायोमॉलिक्यूल्स उस डेंसिटी की लेयर, उस डेंसिटी वैल्यू की लेयर में जाके बैठेंगे ना। कोलॉइडल सिलिका एक मटेरियल आता है, फिकॉल उसका कमर्शियल नेम है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग द ग्रेडियंट। अब मैं यही वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करती हूँ। ब्लड में से लिम्फोसाइट्स अगर आपको निकालने हैं तो आप कैसे करोगे? तो ब्लड में से जो लिम्फोसाइट्स निकालने होते हैं उसके लिए हमें फिकॉल हम यूज करेंगे, फिकॉल यूज करेंगे और एक बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन हम यूज करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ हम क्या करेंगे। ऐसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि आई एम ट्राइंग टू सेपरेट द लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 ml ऑफ फिकॉल पैक, फिकॉल पैक जो आपका ग्रेडियंट मटेरियल है, एड 3 ml ऑफ दिस फिकॉल पैक टू योर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। उसके ऊपर अपना ब्लड सैंपल डाल दो, 4 ml का ब्लड सैंपल ले लो, वो उसके ऊपर डाल दो। अब इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करो एट 400 G फॉर 30 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। जब आप ऐसा करते हो तो एक अपर लेयर आ जाती है, सेंट्रीफ्यूज खत्म हुआ, आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में एक ऊपर वाली लेयर आ जाएगी, एक नीचे वाली लेयर आ जाएगी। तो जो ऊपर वाली लेयर है वो होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को आप पैस्चर पिपेट की हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से अपर लेयर को पैस्चर पिपेट से निकाल दो। नीचे जो लेयर होगी उसको अनडिस्टर्ब्ड रखो। तो नीचे वाली लेयर में आपके लिम्फोसाइट्स हैं। अब ट्रांसफर दिस लिम्फोसाइट लेयर इनटू अनदर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अब उसके ऊपर आप डालो बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। हम ना लिम्फोसाइट्स को वॉश करने वाले हैं। अभी हमारे पास लिम्फोसाइट लेयर आ गई है, लिम्फोसाइट लेयर को हमें अभी वॉश करना है, क्योंकि इसमें ग्रैनुलोसाइट्स की कंटामिनेशंस होती हैं या और भी कंटामिनेशंस हो सकती हैं। तो हम इसको 3 वॉल्यूम्स, जितना आपके पास लिम्फोसाइट की लेयर का वॉल्यूम होगा उसका 3 गुना बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इस नई सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, जिसमें आपने अपनी लिम्फोसाइट लेयर को ट्रांसफर किया है, उसमें डाल दो। इसको हिला दो। अब फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज करो, सेंट्रीफ्यूज एट 100 G फॉर 10 मिनट्स। जब ऐसा कर लोगे तो सुपरनेटेंट जो भी आएगा उसको डिस्कार्ड कर देना। अब जो नीचे पैलेट बची है, नीचे जो सेल पैलेट आई है, वो आपकी लिम्फोसाइट्स है। और फिर से जो स्टेप्स है ना कि बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन डाला मैंने, फिर एस्पिरेशन किया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, ये स्टेप को तकरीबन एक बार, मैक्सिमम एक बार और रिपीट कर लो। इस सारे मेथड ने हमें क्या एनेबल कर दिया कि कैसे आप लिम्फोसाइट्स को सेपरेट कर सकते। जो आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर आई थी, जो हमने सबसे पहले स्टेप में रिमूव की थी, मैं बता देती हूँ कौन सी पहली लेयर। जब आपने फिकॉल पैक लिया और उसमें जब आपने ब्लड डाला था और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया था, फिर जो अपर लेयर आई थी ना, को आपने पैस्चर पिपेट से निकाल दिया था, वो क्या था? प्लाज्मा था। प्लाज्मा जो होता है दैट इज, उसमें प्लेटलेट्स बहुत होते हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्लेटलेट्स।
फिर आपने जो लिम्फोसाइट लेयर थी उसको आपने दूसरी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफर किया। ये अपर लेयर आपने पैस्चर पिपेट से रिमूव करी थी। तो लिम्फोसाइट लेयर आई इनटू अनदर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपने डाला। फिर उसमें आपने क्या डाला, 3 वॉल्यूम्स ऑफ बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन के। ये आप वॉशिंग करते हो। ये वॉशिंग आप क्यों करते हो? रिमूवल ऑफ जो प्लेटलेट्स बचे हैं, वो प्लेटलेट्स रिमूव हो जाएं एंड जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं या एरिथ्रोसाइट्स हैं वो भी उसमें से निकल जाएं। इसको एस्पिरेट करना है, एस्पिरेशन विद द माइक्रोपिपेट टू इंश्योर एडिक्वेट सस्पेंशन ऑफ द सेल्स। कौन से सेल्स? ये जो लिम्फोसाइट्स लिए हैं आपने, वो लिम्फोसाइट के सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल के उसकी अच्छी तरह से एस्पिरेशन कर दो, मिक्सिंग कर दो ताकि सारे सेल्स सस्पेंड हो जाएं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वी सेंट्रीफ्यूज इट अगेन, सेंट्रीफ्यूज एट 100 G फॉर 10 मिनट्स। फिर क्या करना है, पैलेट आ जाएगी, यानी कि ये आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, तो यहाँ पे आपकी लिम्फोसाइट की पैलेट आ जाएगी। अब आपने पहले तो आपने जो फिकॉल पैक लिया था वो तो पहले था, जब आपने दूसरी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफर किया ना लिम्फोसाइट की लेयर को, तब कोई फिकॉल नहीं डालना उसमें, कोई ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं है, फिर नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो आपकी सेल पैलेट आ जाएगी, ये आ जाएगा सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट को आपको डिस्कार्ड कर देना है, ये किसी काम का नहीं है, ये लिम्फोसाइट्स हैं। अब लिम्फोसाइट्स की अगेन वी विल बी डूइंग द वॉशिंग, यानी कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको पैलेट आ जाएगी, ये पैलेट आ गई, डिस्कार्ड कर दो सुपरनेटेंट, पैलेट को रीसस्पेंड कर दो। किसमें रीसस्पेंड कर दो? फिर से सॉल्ट सॉल्यूशन में रीसस्पेंड कर दो, यानी एक और वॉशिंग देंगे हम, एक बार और वॉश करेंगे। पैलेट को रीसस्पेंड करो इसी सॉल्यूशन में, और ये वाले स्टेप्स, पैलेट को रीसस्पेंड करो, ये वाला स्टेप हो गया, 1 स्टेप ये, दूसरा एस्पिरेशन, तीसरा सेंट्रीफ्यूज। ये तीनों स्टेप्स जो हैं इस पैलेट के साथ आपको वापस करने हैं, ठीक है। जब वापस सारे स्टेप्स करोगे फिर से सुपरनेटेंट और पैलेट आ जाएगा, फिर सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देना है, आपकी जो पैलेट आ गई वो आपके लिम्फोसाइट्स आ गए। इस प्रोसीजर से हमें तकरीबन 80% जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मिल जाते हैं। अब मेन काम तो अब शुरू होना है हिस्टोटिपिक कल्चर का। What we will do after this? After isolating the particular cell type, we will expand and seed into appropriate conditions. किसी प्रॉपर कल्चर मीडियम में, कल्चर कंडीशंस में, किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर हम इसको डाल देंगे और उनकी एक्सपेंशन करेंगे। और हम ऐसे चाहते हैं, हम एक्सपेंशन और सीडिंग करने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो कल्चर बने वो तो हाई डेंसिटी कल्चर बने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हिस्टोटिपिक कल्चर में, वी वांट टू रिक्रिएट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और वो 3 डायमेंशनल कल्चर और हाई डेंसिटी कल्चर में क्या होगा, कैसे बनेगा वो 3 डायमेंशनल कल्चर? बाय सेल प्रोलिफरेशन, बाय मल्टी लेयरिंग, by re-aggregation, which will be resembling the tissue in its architecture. So कैसे वाले टिश्यू से रिजेंबल करेगा? The tissue morphology which is available in vivo. ये जो 3 हाई डेंसिटी कल्चर्स होते हैं ये जनरली 3 डायमेंशनल मेट्रिसेस में बनाए जाते हैं। वो कौन से मेट्रिसेस हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे हम ये 3 डायमेंशनल कल्चर्स बना सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन अ शॉर्ट वाइल।